नमस्ते सभी को। मैं भी एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप मेरे साथ दोहराइए। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में, हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में, वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में, हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबे ना मझधारों में, डूबना मझधारों में, साहस को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में, हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में, हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की विधियों में, यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में,
चरित्र निर्माण न भूले। एक गीत मेरे साथ गाना। हाँ? तोर तत्का करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। तोर तत्का करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। तोर कतका करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। जब तक शब्द गाने में गाते रहो। तोर कतका करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। तोर कतका करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। उत्तर माँ हिमराज विराज दक्षिण माँ महासागर। पूरब महावय गंगा सागर पश्चिम सिंधु सागर। औ राम मोला खिलावे ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। औ राम मोला खिलावे ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। औ राम मोला खिलावे ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। तोरा कतका करो बखान ओ मोर धरती मैया जय हो वै तो। भाव स्वदेशी कर्म स्वदेशी ज्ञान बीज उपजाओ। भाव स्वदेशी कर्म स्वदेशी ज्ञान बीज उपजाओ। देश धर्म हित अर्पित काया स्वाभिमान युग नामो। 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 तब पश्चिम भोग मिटाऊं मोर धरती मैया जय हो वै तो।
के सेवा मदिन बिसरावो। प्रेम ममता बात बात जग गुनागर पीतावो। मैं नीलकंठ बन जाऊं मोर धरती मैया जय हो वैष्णो। तोर तटका करो मकान हो मोर धरती मैया जय हो वैष्णो। मोर भारत मैया जय हो वैष्णो। मोर भारत मैया जय हो वैष्णो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शुरू करें। शुभ संध्या। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है क्रांति की गाथाएं राष्ट्रपिता। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। जहाँ त्याग की धारा बहती है, जहाँ बलिदान की गाथाएं अमर होती है, वही भूमि है हमारी, वही भूमि है हमारी, मेरा भारत महान। मैं शिखा कौशिक और मैं ज्योति पारेख आज के इस गरिमामय मंच की संचालिका आप सभी का सेवांकुर भारत परिवार की ओर से इस पावन अवसर पर हृदय से स्वागत करती हूँ। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ निताशा जी को कि वह मंच पर आए और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीशङ्कराय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि महाचतुराय ज्ञानप्रदाय ज्ञानान्तरात्मने ज्ञानोत्सुकाय ज्ञानमत्याय ज्ञानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुगस्ताय गुरुविक्रमाय गुरुप्रभवाय गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुभाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतबोधाय धीमहि गुणगोपाय मन्त्रमत्याय लोकहिताय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति। मोरया। धन्यवाद निताशा जी। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। दीप अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। मैं हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर लोकेश कुमार शरण जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर हुमजी सिन्हा,
डॉक्टर पुनीतु सक्सेना सर और डॉक्टर आनंद जोशी सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं मंच पर विराजमान होने के लिए डॉक्टर योगेश कुमार शरण जी, डॉक्टर मोहन जी सिन्हा और डॉक्टर पुनीतु सक्सेना सर को आमंत्रित करती हूँ। अब हम सभी शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शांति मंत्र का सामूहिक उच्चारण करेंगे। मैं आर्यन जी से निवेदन करती हूँ कि वे शांति मंत्र के लिए मंच पर आए। नमस्कार सभी को। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम सर्वे संतु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की गरिमा उसकी अतिथियों से बढ़ती है। आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेश कुमार शरण जी। मैं आपके स्वागत हेतु अंश जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। पूरा ट्रेन लेके जाना। इधर से यहाँ से आप हैं डॉक्टर योगेश कुमार शरण जी। आप मूलतः गंडरी शिवनगर बेलसंड जिला सीतामढ़ी बिहार से हैं। आपने स्नातक तक की शिक्षा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार से पूर्ण की है। तत्पश्चात PhD इतिहास के विषय में ललित नारायण मिथिला देवी दरभंगा बिहार से पूर्ण की है। आपने सन 1905 से 1945 तक राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका पर
उल्लेखनीय शोध कार्य किया है। आपने अनेक शोध पत्रिकाओं में ऐतिहासिक आलेख प्रकाशन किए हैं। साथ ही में आपने क्षेत्रीय इतिहास पर लिखी गई शोधपरक पुस्तक अतीत के आईने में दल सिंह राय, महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काल पानी की ऐतिहासिक भूमिका और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी धाराएं जैसी पुस्तकें प्रकाशित की। साथ ही मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन जी सिन्हा सर के स्वागत हेतु भूपेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप हैं डॉक्टर भुवन जी सिन्हा। आपने अपनी MBBS की शिक्षा के बाद MD तथा DM न्यूरोलॉजी की शिक्षा PGI चंडीगढ़ से पूर्ण की है। आपके पास मेंबरशिप ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज और फेलो ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी की उपलब्धि भी है। साथ ही में आपको टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आइकन्स ऑफ हेल्थ 2016 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने वर्तमान में 16 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। आज की स्थिति में आप परम जीवन फाउंडेशन के संस्थापक हैं और परम जीवन के सरल सूत्र इस किताब के लेखक भी हैं। अब हम सब उस गीत की ओर बढ़ रहे हैं जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्वाधीनता की अलख जगाई थी। आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। सम्मान प्रकट करते हुए वंदे मातरम का गायन करें। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शूरज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि मुझे हृद कर कर वाले अब लागे नुमा ऐत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि विधि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां
की जय। धन्यवाद आप सभी। कभी कभी एक विचार, एक शब्द, एक प्रेरणा पूरी पीढ़ी की दिशा बदल देती है। आज हमें ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां हम सुनेंगे उन विचार और गाथाएं जो हमें राष्ट्र के प्रति और अधिक समर्पित बनाए। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ डॉक्टर लोकेश कुमार शरण जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सब बैठ के बोलिए। अच्छा, वहाँ। आराम से करो। मगर इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बोलूं कि सर्वस्व अतिथि बोलूं, कौन सा अतिथि बोलूं, पर पूर्णेंदु सर को बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है उनके विषय में। तो उन्हें मेरा प्रणाम। एवं हमारे सिन्हा सर हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्यूमेंट में मुख्य अतिथि हैं, उन्हें भी मेरी बधाई, शुभकामनाएं। सेवांकुर भारत नाम बड़ा प्यारा है। पहली बार मैंने सुना जब यह पत्र मेरे पास व्हाट्सएप से आया। बहुत ही अच्छा नाम है। सेवा करने की जो अंकुरन है, बीजारोपण है, वहाँ यहाँ से वो प्रवाहित हो रही है। साथ ही यहाँ उपस्थित तमाम छात्र छात्राएं जो मुख्य रूप से चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले अपनी कुछ व्यक्तिगत भावना मैं व्यक्त करना चाहूँगा। यह पहला अवसर है कि मैं उन सबों के बीच में हैं जो शुद्ध रूप से चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल सेवा से जुड़े हुए हैं। अब तक मैं इतिहासकारों के बीच, अन्य विद्वज्जनों के बीच मैं अपने विचार व्यक्त करता था। मुझे खुशी है कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें ऐसी दी जाएं जिसकी तलाश आप हम नहीं कर सके ससमय। पूर्णेंदु सर ने आज से 15-20 दिन पहले यह प्रस्ताव मुझे दिया कि ऐसा ऐसा एक आयोजन है, आप मुझे थोड़ा समय देते। मैंने कहा कि आप जो आज्ञा दीजिएगा वो होगा, और मैंने सहमति दी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें, कुछ छोटे छोटे सवाल करना चाहूँगा ताकि मैं जान सकूं कि आप कहाँ तक आपकी पहुँच है उस क्षेत्र में, ताकि मुझे उसको व्यक्त करने में, उसे बताने में हमको ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी मुझे, और मैं उन चीज़ों को बताऊं जो सहज ढंग से आप उसको ग्रहण कर सकें। एक छोटा सा सवाल है, देशभक्त आप किसको कहते हैं? कोई आदमी खड़े होकर बोलिए, हाथ उठाइए और बोलिए। बस 1 मिनट, इसमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए। देशभक्त कौन है? आपकी परिभाषा देशभक्त की क्या है? 1 लाइन में बोलिए, 2 लाइन में बोलिए। देशभक्त मतलब जो भी व्यक्ति समाज के काम आ रहा हो वो अपने आप में एक देशभक्ति है, वही देशभक्ति है। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा। मन में समर्पण और त्याग की भावना हो देश के लिए। बहुत अच्छा, यही मैं जानना चाहता था। हर वह व्यक्ति देशभक्त है। वंदे मातरम का नारा लगाना, भारत माता का जयकारा करना, सीमा की ओर चलने की उत्सुकता दिखाना, वो देशभक्ति मेरे हिसाब में नहीं मानी जाएगी। हर वह देशभक्त है, हर वह व्यक्ति देशभक्त है। नगर निगम रायपुर का एक साधारण सा सफाई कर्मी भी देशभक्त है, जो 6 बजे 5 बजे अपनी ड्यूटी पर समय पहुंचकर झाड़ू मारता है, वो भी देशभक्त है।
हर वह शिक्षक देशभक्त है जो घंटी बजने से पहले प्रतीक्षा करता है अपने क्लास में जाने की, हर वह देशभक्त है। हर वह व्यक्ति देशभक्त है, किसान भी देशभक्त है जो समय पर अपना काम करता हो। अब है कि अब हमको यह आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम हमारा एक बहुत बड़ा अध्याय रहा है जिसमें त्याग और बलिदान ही बलिदान है। हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है कि हमारा देश सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ी गई लड़ाई के आधार पर हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम उन लोगों को याद नहीं कर पाए, अपने मेन स्ट्रीम के इतिहास में उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सका जिन्होंने अकल्पनीय कठिनाई झेली इस आज़ादी के मार्ग में। आप में से कितने लोग जानते हैं इलाहाबाद को गए हैं, बनारस, काशी घाट, वो संगम नहाने, हाथ उठाई तो, संगम स्नान करने, अच्छा ठीक है, इतने लोग गए हैं। तो इलाहाबाद में जब हम जाने का कार्यक्रम बनाते हैं तो सबसे पहले गंगा स्नान जाते हैं। बहुत हो गया तो चलो भाई थोड़ा आनंद भवन देख लेते हैं, बड़ा चर्चा में रहता आनंद भवन। और ज़रा सा दिमाग पर जोर डाले तो एक आज़ाद पार्क है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना आत्म बलिदान दिया था, उस पार्क को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन एक और चौथी जगह है जहाँ इस पूरे देशवासियों को जाना चाहिए, गंगा स्नान के बाद वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, इलाहाबाद में। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा। 1857 की क्रांति को आप लोग जानते हैं, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, और वह भी तब कहलाया जब वीर सावरकर ने इस पर शोध किया और उन्होंने सबसे पहले इसे साबित किया कि यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके पहले यह सिपाही विद्रोह था, कुछ खास लोगों का विद्रोह था, ऐसा कहा जाता था। 1857 की जो क्रांति को जो कुचला गया, उसमें इलाहाबाद का बहुत बड़ा रोल रहा है। इलाहाबाद में आप पता कीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा, एक पुरानी नीम चौक कहा जाता है, नीम चौक इलाहाबाद में। ये उस जगह एक है पुरानी कोतवाली जो 1872 का स्थापित है, वो जेल कोतवाली थाना, उससे थोड़ा ही दूर पर है नीम चौक। बचपन से पढ़ाया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को जयकारा करते हैं, मिठाई जलेबी खाते हैं हम लोग। लेकिन क्या कभी आपने इसका उल्लेख सुना है? सिर्फ कुछ चंद लोगों का नारा लगाकर हम बात अपनी ख़त्म कर लेते हैं। यह वह स्थान है, यह वह इतिहास छुपा हुआ है जहाँ 1857 में क्रांति हुई, 1858। एक तो हो गया कि हम कितना बलिदान हमने दिया। एक दूसरा यूपी का उदाहरण मैं देता हूँ, शायद आपने कहीं पढ़ा हो। एक फतुहा जगह है, ज़िला है, वहाँ उस ज़िले में एक खजुहा एक जगह है। वहाँ एक इमली का पेड़ है जो बावनी इमली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ उस इमली के पेड़ पर 1857 में कि क्रांति के बाद, माने 1858, मैं याददाश्त के लिए डेट भी लिख के ले आया हूँ कि मुझे बोलने में परफेक्ट आप लोग जानेंगे तो वो भी अच्छा है। 28 अप्रैल 1958 को, 28 अप्रैल 1958। अब आइए थोड़ा सा और आगे आएँ, 1857 हो गया। अब एक चीज़ का और उल्लेख करना चाहूँगा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों, किस आधार पर, क्या मन में ऐसा हुआ कि वीर सावरकर ने इसको लिखने की और वे प्रवृत्त हुए। तो यहाँ से बहुत सारे लोग उस समय लंदन जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर लोग जाते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे एक, उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा बना के रखा था कि जो भी भारतीय लड़के आएंगे पढ़ने के लिए, इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, जो भी भारतीय आएंगे वो लड़के यहाँ पढ़ेंगे।
लेकिन श्यामी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे और सब जो भी जाते थे सब एक पर एक स्कॉलर लोग, सब लेखक सब था, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेखक सब थे। तो ऐसा हुआ कि जब 1857 की वो लोग वर्षगांठ मना रहे थे अंग्रेज, तो उसमें भारतीय युवकों को, भारतीय छात्रों को बहुत हुड आउट किया उन लोगों ने, बहुत तरह से प्रताड़ित किया, बहुत तरह से कटाक्ष किए। तो वीर सावरकर भी वहाँ पढ़ने गए थे, लॉ की शिक्षा लेने। उनको यह बात खटक गई कि अंग्रेज सरेआम रोड पर गाली दे रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि आखिर पता करते हैं वास्तविकता क्या है। लगभग 3.5 साल उन्होंने अध्ययन किया सर, वीर सावरकर ने 3.5 साल। जितने डॉक्यूमेंट वहाँ उपलब्ध थे, लाइब्रेरी थी लंदन में, सबको खंगाला और जो पत्राचार उस समय ये लोग करते थे उसका संग्रह किया और उस आधार पर उन्होंने किताब लिख दी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस पर बैन लग गया, बड़ी बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आया, मराठी भाषा में छपी, भगत सिंह ने फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये सब हुआ और यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब है कि सर अंग्रेज़ों ने प्रयास शुरू कर दिया कि फिर ये लोग इस तरह का विद्रोह नहीं कर सके, इसके लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो का सिद्धांत अपनाया। जातीयता में उन्होंने फूट डाला, धार्मिकता में फूट डाला, बहुत तरह से उन्होंने इसमें फूट डालने की कोशिश की। और उसी क्रम में उन्होंने काला पानी का नाम सुने हैं आप लोग? काला पानी का इजाद किया। काला पानी का अर्थ कोई बता सकेंगे एक लाइन में? वहाँ का पानी काला नहीं है, बंगाल की खाड़ी में है वो। उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश काल में, उनके शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब लगभग 39 देशों पर उनका शासन था, दुनिया के 39 देशों पर शासन था। एक जगह सूर्यास्त होता था तो दूसरी जगह सूर्योदय होता था। उन्होंने जगह जगह उपनिवेश स्थापित किए। उसी क्रम में उन्होंने अंडमान निकोबार में भी जो 572 द्वीपों का, एक रायपुर इतना बड़ा भी द्वीप है, तो एक नया रायपुर इतना बड़ा द्वीप है, एक आपके क्या नाम है इस जगह का, कैलाश नगर इतना बड़ा है, वो भी द्वीप है वहाँ। इस तरह के 572 द्वीप थे, जिसमें से आज 44 पर आबादी है, बाकी सन्नाटा है, सुनसान रहता है। वहाँ उन्होंने बसाया और सोचा क्या जो ऐसा उपाय करो, इनको पकड़ पकड़ के भेजो वहाँ, ताकि ये लोग फिर दोबारा आज़ादी की मांग नहीं कर सकें। खुले आकाश के नीचे रखना, पैर में 50 आदमी को, एक ही जंजीर में 50 लोगों को बांध कर रखा जाता था। हर मौसम में वो सिक्कड़ में बंधे होते थे। एक को हिलना होता था तो उनको बाकी को भी हिलना पड़ता था। ऐसी स्थिति थी। आपको कभी मौका मिलेगा अंडमान निकोबार जाने का तो आप ज़रूर, 2-3 द्वीप हैं। एक तो रॉस आइलैंड है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका नाम डाल दिया गया है। एक हैवलॉक है जिसको स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। एक नील आइलैंड है, थोड़ा यहाँ पर उल्टा नाम पड़ गया है। हैवलॉक में ज़्यादा क्रूरता बरती गई है, खासकर जापानियों द्वारा। तो मेरी इच्छा थी, मैंने मोदी जी को चिट्ठी भी लिखा था कि हैवलॉक में बहुत ज़्यादा क्रूरता बरती गई है, तो सही द्वीप उसका नाम होना चाहिए, नील का स्वराज द्वीप होना चाहिए। उल्टा थोड़ा हो गया है। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। एक वाइपर आइलैंड है, वहाँ देखिए फांसी स्थल। मेरे बहुत पत्राचार करने के बाद तब और अब में मैंने इसमें फ़ोटो डाला है। बड़ का पेड़, वो तो खंडहर बन गया था, वो फांसी घर, जहाँ उस फांसी घर में वायसराय मेयो को मारने वाले शेर अली को 1872 ईस्वी में फांसी दी गई थी उस वाइपर आइलैंड पर। उस वाइपर आइलैंड को के फांसी घर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। उसके फ़ोटोग्राफ्स मैं जब गया था तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स मैंने मोदी जी को उस समय भेजे थे
और भी बहुत सारे गृह मंत्रालय हैं, लिखते रहें जहाँ एक कंकड़ तो फेंको यारो, एक तो नहीं होता है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो ऐसे ही मैं लिखते 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 इतना सुंदर सजा दिया गया है। अब इस किताब में तब और अब, तब का और अब का फ़ोटो मैंने वहाँ सेलुलर जेल की, आप लोग अगर सेलुलर जेल घूमने कभी जाइएगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा। वहाँ की क्यूरेटर हैं डॉक्टर रसीदा इकबाल, बहुत बहुत सहयोगी, आज भी मेरा उनसे संपर्क है। ईद मुबारक आज भी दिए उनको, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। मैं एक बार फ़ोन कर दूंगा तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। वहाँ कोई रिसर्च स्कॉलर हो जो रिसर्च करने जाना चाहता है, घूमने ही जाना चाहता है, तो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसे स्थानों की स्थापना अंग्रेज़ों ने की सिर्फ इसलिए कि आप आज़ादी की मांग कभी ना करें। अब आगे आइए, क्या आपने कभी सुना है कि कविता लिखने वाले को भी काला पानी का आजन्म कारावास मिला हो? कहीं पढ़ा है? ऐसे ऐसे पत्रकार, ऐसे ऐसे लेखक हुए हैं जिनको आजन्म कारावास की काला पानी की सजा मिली, जिसमें प्रमुख नाम मैं बताना चाहूँगा। वीर सावरकर के बड़े भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर। वो सारे भाई क्रांतिकारी थे, कई लोग फांसी चढ़ गए, उनके भाई भी फांसी चढ़े थे। गणेश दामोदर सावरकर को मराठी भाषा में उन्होंने कविता लिखी थी, उस जुर्म में उन्हें आजन्म काला पानी की सज़ा मिली थी। वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा मिली तो दोनों भाइयों को उसी जेल में है, और दोनों भाइयों को 3.5 साल के बाद पता चला कि अरे तुम भी इसी जेल में हो, मैं भी इसी जेल में हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्रकार हुए। मैंने इस किताब में लिखा है कि कलम के सिपाहियों ने भी झेला था काला पानी का अत्याचार। उसमें आप पूरा डिटेल पढ़िएगा, उनकी चर्चा कहीं है? कहीं नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा किन किन लोगों ने पढ़ी है? हाथ उठाइए। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी। कोई एक आदमी 1 मिनट आधे मिनट में बताइए कहाँ लिखी गई थी यह कविता? यही सब चीज़ तो मैं बताने आया हूँ आप लोगों को। वह कविता पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई थी 1922 में। क्यों गए थे जेल? बिलासपुर में एक सनिचरी बाजार है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े साहित्यकार, पत्रकार और कांग्रेस के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता थे। वे अपना अखबार सर जबलपुर से निकालते थे। उस अखबार का नाम था कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी अपना अखबार जबलपुर से निकालते थे, जो मध्य प्रदेश का ही ये पार्ट था। उसका नाम था कर्मवीर। और जगह जगह धरना प्रदर्शन कोई आयोजन होता है तो पार्टी लेवल से किसी को आमंत्रित किया जाता है। आज भी वही परंपरा है। भाई ब्लॉक घेरना है तो 2-3 को विधायक लोगों को बुला लाया जाता है कि चलिए थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दिए कार्यकर्ताओं का। उसी क्रम में सनिचरी बाजार में आयोजित एक सभा में माखनलाल चतुर्वेदी आए हुए थे। उन्होंने कड़कड़ा कर एकदम जोशीला भाषण दिया। रास्ते में अरेस्ट कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए, बिलासपुर सेंट्रल जेल में। अब उनको सज़ा हो गई। तो जब सज़ा की अवधि पूरी होने वाली थी, वो लोग कई बार गया था, 4 बार 5 बार पहले भी जेल हो चुके थे। तो जब समय पूरा हो रहा था जेल से निकलने का, उनके एक मित्र थे, जूनियर थे लेकिन मित्रवत संबंध था। उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। सुने हैं नाम गणेश शंकर विद्यार्थी का? वाह, सुने हैं, बहुत अच्छी बात है। वे कानपुर से प्रताप नाम का अखबार निकालते थे। वो भी साहित्यकार, पत्रकार। वो भी जेल जाना आना खाली लिखने के वजह से, समाचार न्यूज़ डाला और जाना आना करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान थी उस समय उन्हीं के समकक्ष, जिन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। उनको और उनके पति सम चौहान थे, उनका नाम है, उन दोनों से कहा कि तुम दोनों जरा जाओ बिलासपुर सेंट्रल जेल और
चतुर्वेदी जी से रिक्वेस्ट करो कि जिस दिन वो जेल से छूट कर आएंगे उस दिन हम लंबा चौड़ा बयान लिखेंगे, उनका न्यूज़ बनाएंगे। सो एक विज्ञप्ति टाइप का उनसे लिखवा के अपनी भावना, कहानी, जेल का ये वो लेते आओ। दोनों जने आए हैं बिलासपुर। 4 बजे शाम में उनकी भेंट हुई है उनसे, शायद यहाँ कुछ टच हो गया। और कि मैं समय से ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक ये भी होता है, मैंने देखा है, टुन टुन घंटी एक होती है कि मैं समय से ज़्यादा ले रहा हूँ तो इशारा किया जाता है घंटी बजाकर, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने भेजा, शाम में मिले और उन्होंने कहा चतुर्वेदी जी ने, जाओ कल सुबह में आकर ले लेना है। सर वो कविता कहाँ बैठकर उन्होंने लिखी, इसका परमिशन लेकर मैं उस समय थीसिस कर रहा था। तो ठाकुर राम सिंह थे कलेक्टर, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन भेजा अपने बेटे के माध्यम से कि हमको स्वीकृत कराने के लिए। एप्लीकेशन में मैंने दिया था कि मुझे जेल के अंदर जाने का परमिशन दिया जाए, मैं चतुर्वेदी जी से जुड़ी हुई स्मृतियों को कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम्हारे पापा अभी भी पढ़ते हैं? हम कहे हाँ, ये 2014 की बात है। मैं वहाँ गया हूँ, उसको बहुत अच्छे ढंग से सजा कर रखा गया था, बैरक को जिसमें वो थे, जहाँ वो लिखा पढ़ी करते थे। सुबह होकर वह पुष्प की अभिलाषा उन्होंने कविता के रूप में अपना स्टेटमेंट दिया है, वो पुष्प की अभिलाषा। अब उसको पढ़िए। उससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे क्लास में जो सर पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ ही लाइन तो पढ़ाए होंगे कि लगे आँख में से आंसू एकदम झरझर गिरने उनका। 7वीं क्लास का बात कर रहा हूँ, सोच लीजिए। अभी मैं 65 एज का हो गया हूँ, 66 में मैं जा रहा हूँ। उस समय मैं कितने वर्ष का होऊंगा। हम लोग उनको देख के एकदम गड़बड़ हो गए, घबरा गए कि क्या हुआ, सर को रो रहे हैं। हम लोग दौड़े दौड़े गए, हेड सर को बुला कर लाए, सर चलिए चलिए चलिए, सर रो रहे हैं, अपने ग्रामीण भाषा में रो रहे हैं। सर भी दौड़े दौड़े आए तो उन्होंने बोर्ड पर देखा, शीर्षक लिखा हुआ था पुष्प की अभिलाषा। वह तुरंत समझ गए कि सर पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो गए हैं। उन्होंने 3 दिन में उस कविता का अर्थ, इतना अर्थ बताया कि पूरा इतिहास है हम लोग जान गए, आज़ादी की लड़ाई का, उससे पहले का, 42 से पहले का, 45 से 47 से पहले का। ये दम था उसमें, उस कविता में। वैसी कविताएं धीरे 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 सिलेबस से विलुप्त हो गई। अभी किसी क्लास में है क्या वो कविता? आप लोगों को अगर आपके घर के परिवार के बच्चे लोग होंगे, उनके किताबों में कहीं है तो मैं भी उसको फिर से एक बार देखना चाहता हूँ। अब आ गए हम 1800, चले आते हैं अब कहाँ पर, 1922। कभी कभी मैं बोलते बोलते यह इतना बोल जाता हूँ कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1919 में जालियांवाला बाग की घटना हुई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग मारे गए और गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब जब जाइएगा वहाँ तो एक कुआं है, उसको बहुत अच्छे से सजा के रखा गया है, उसमें 120 लाशें मिली, भर गई थी लाशें। जो लोग भगदड़ मचा, गोली से घायल होकर भागने के क्रम में उसमें गिर गए। 1919 में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में नहीं चला। लोग मन ही मन रह गए। लेकिन जब 1920 में लोगों के मोटिवेशन को, लोगों के जोश खरोश को टर्न करने के लिए असहयोग आंदोलन के नाम से एक आंदोलन शुरू किया गया, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। जगह जगह तारीखें, असहयोग मतलब हर काम का असहयोग करना है हमको। अंग्रेज़ों का, ज़मींदारों का असहयोग करना है, अंग्रेज़ों का नौकरी का असहयोग करना है। बहुत सारे लड़के कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बहुत सारे ड्राइवर रेलगाड़ी चलाना छोड़ दिए। माने इस तरह का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बड़े बड़े नेता जेल में आ गए। अब इतना जोश था इसका क्या करना, यही मौका है उसका, जालियांवाला बाग कांड का, उसका प्रभाव था ना उस पर, उस आंदोलन पर।
जहाँ निहत्तों को एकदम कत्लेआम कर दिया गया था। यही मौका है, जनता पूरे जोश में, बड़े बड़े नेता जेल में, अब जो जहाँ था वह वहीं का नेता बन गया। इसका परिणाम हुआ इतनी ज़बरदस्त आंदोलन छुड़ा वो 1922 का वो असहयोग आंदोलन। उसी जोश खरोश में चौरी चौरा में एक घटना घटती है। वो तत्कालिक कारण अलग था, लेकिन जो वर्षों से जो शोषण और अत्याचार चौरी चौरा गांव के आसपास हो रहा था, उसकी परिणति थी वो। विस्फोट हुआ तत्कालिक कारण। एक वहाँ के जो अफसर इंचार्ज थे, उन्होंने नाक में गोली चला दी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। उसका रिएक्शन में लोगों ने खदेड़ दिया, सारे छुप के, सिपाही, पुलिस, दरोगा सब छुप के उसमें चले गए, थाने के अंदर बंद हो गए। लोगों ने उसमें आग लगा दी, 22 लोग मारे गए। अब इस बीच में क्या होता है, मैंने कोट किया है सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब है, उसका मैंने कोट किया है कि उस स्थिति में जब देखा कि भाई ये तो मेरे हाथ से यह आंदोलन फिसलता जा रहा है, मैं रियल नेता तो मैं हूँ, मेरे कहने से स्टार्ट हुआ तो मेरे कहने पर बंद होगा। मैंने कहा था कि एकदम असहयोग, अशांति होगा, अहिंसा का आंदोलन होगा, लेकिन ये तो क्या हो रहा है। उस समय गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट है सर, जिसमें यहाँ से लिखा गया था इंग्लैंड को कि अगर यही स्थिति रही तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो है टेररिज्म इन इंडिया करके वो किताब है, गवर्नमेंट का ही जो पत्राचार है ना, उसी का संग्रह है वो। हुआ हमें उस आंदोलन का, उस बलिदान की शिक्षा हमें नहीं मिली, जिसके कारण हमें लगा यह सब कुछ फोकट में मिला है। आप 10 रुपये का पेन खरीदते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, क्योंकि पॉकेट के ट्यूशन पढ़ा के आपने कमाया 10 रुपया, उसका आपने ये पेन खरीदा है। ज़रा सा बाएं दाएं हो जाएगा तो तुरंत मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन, कहीं गिफ्ट में मिल गया तो, कहीं गिर भी गया तो उसकी चिंता नहीं होती है, कहीं खो भी गया तो उसकी चिंता आप नहीं करते हैं। लेकिन 10 रुपये का पेन अगर आपका अपना खरीदा हुआ है तो उसके प्रति आपकी बड़ी निष्ठा होती है। हमारे इस देश के प्रति हमारी वह निष्ठा नहीं जग सकी, हम इसके पीछे के त्याग और बलिदान को नहीं समझ सके, जिसके कारण हम इस फोकट होने का उपभोग बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। और देश की सारी समस्याओं का जड़ मैं इसी को मानता हूँ। अब इसका निदान कैसे हो, ऐसे आयोजन से ही हम अपने को सुधार सकते हैं, हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। भले ही हर नेता शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ खाने का समारोह आयोजित किया जाता है कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि भारतीय संविधान को मानूंगा, इसमें जो कही हुई बात है उस पर चलूंगा, ये सारी बातें हैं। अब समय के मुताबिक मेरा समय पूरा हुआ है। आप लोगों में से मन में 2-4 मिनट उसके लिए मैं देता हूं। आप सबों के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न अगर उत्सुकता बस पूछने की इच्छा है तो आप, क्या सर, है ना, किसी के मन में कुछ पूछना है, ऐसी कोई बात, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर सर को करेंगे, देंगे। आप जैसे आपने बहुत सारी, एक छोटा सा लाइब्रेरी बन गया होगा, 25 किताब से तो कम में किसी के पास नहीं होगा अपने सेल्फ में। 25 किताबें मिनिमम, मेरे पास 500 से ज़्यादा किताब है मिनिमम। आप लोगों के पास अगर 25 किताबें हैं, बहुत तरह के राइटर का, एक चीज़ को जानने के लिए सिर्फ चौरी चौरा को जानने के लिए मेरे पास 22 किताबें हैं, सिर्फ चौरी चौरा को जानने के लिए। तो आप अगर एक साइंटिफिक अगर कोई रीज़न मेडिकल लाइन में अगर हो रहा है, आज मैं एक लिख रहा था सर, आप ही के यहाँ का एक स्टोरी लिखने का मौका मिला है, तो मैंने कनिंघम को उठाया है, ब्रिटिश इतिहासकार कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। वो बहुत बड़ा यात्री था, जगह जाकर उसने बहुत सारा हिस्ट्री लिखा है। छत्तीसगढ़ में भी उसका एविडेंस हमको मिल गया है, छत्तीसगढ़, उसको पढ़िएगा आप। तो आपके पास एक ये किताब भी होनी चाहिए। कभी कभी मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा पलट के इसको भी देखिएगा। आप तो गांव में जाते हैं,
गांव की संस्कृति, भारत गांवों का देश है, इसकी आत्मा गांवों में रहती है, ये हम पढ़ते रहे हैं और पढ़ाते रहे हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा जगा के रखेगा, ये चीज़ आपको हमेशा बताएगा कि जैसे हम लोग हैं ना, ये सरकारी स्कूल है, अरे सरकारी है, सरकारी का वैल्यू कुछ अलग है और अपना वैल्यू कुछ अलग है। हमको हर चीज़ को अपना मानना है, ये मेरा विद्यालय है, मेरा कॉलेज है, मेरा ये है। हर चीज़ में अगर मेरा मेरा कीजिएगा ना, तो आपको इसको तोड़ने का, बल लूटने का, बल्ब चुराने का ये भावना आएगा ही नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, सरकारी है, उसका दुरुपयोग वहीं से होता है। अगर हम अपना समझें, हर चीज़ को मेरा है, मेरा है, मेरा है, यह देश मेरा है तो मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरी सड़क है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे सर हैं, तो उसका एक टेस्ट अलग होगा। कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, थैंक यू। अब मैं एक अंतिम पंक्ति में, अब एक मैं अपनी एक पंक्ति है, मेरे दादाजी की पंक्ति है, इसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं गणेश दामोदर सर, मैं उनकी एक पंक्ति को कहना चाहूँगा। 12-13 वर्ष रहे वो भी, बाद में समझौते के तहत वो जेल से मुक्त किए गए। मुक्त क्या किए गए, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ भारत में जेल में डाल दिए गए। सावरकर भी वहाँ से छूटे तो यहाँ जेल में ही रहे। सावरकर ने, गणेश दामोदर सावरकर ने काला पानी के संबंध में जो लिखा है, बड़ी ज़बरदस्त पंक्ति है। यह तीर्थ महातीर्थों का है। गणेश दामोदर सावरकर की पंक्ति कह रहा हूँ, जो वीर सावरकर के बड़े भाई थे। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती से कण कण की गाथा बलिदानी। ये है काला पानी के विषय में उन्होंने कहा था। दूसरी पंक्ति मेरे दादाजी की है सर, बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले। बद्दुआ माने समझ रहे हो क्या हैं? बद्दुआ माने बताओ ना भाई, जोर से बोलो ना थोड़ा। बद्दुआ मतलब श्राप देंगे, तुमने बहुत गलती किया, क्या करके गया, कुछ नहीं, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, मैं आज भी वैसे ही हूँ, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं किया, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। हम लोग लताड़ते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग लताड़े जा रहे हैं आज़ादी में, किसने क्या रोल अपनाया, आज भी उनको हम लोग बद्दुआ देते हैं, अरे तुम ऐसे नहीं करते तो ऐसे हो जाता, तुमने ऐसे किया जिसका फल भुगत रहे हैं। तो बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले, घर न बनता न सही नींव तो रख दी होती। बजाओ ताली। पूर्णेंदु सर ने जितना नींव रखा है, तुम लोगों का कर्तव्य है, ये सामने सर बैठे हुए हैं, इन्होंने जो नींव रखा है उस पर महल बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर नींव बन गई तो तुम लोग महल बना सकते हो उस पर। नींव ही नहीं डाले, कुछ नहीं किए, नींव तो डाल दो, कहीं कोई तो आएगा उस पर भवन बना लेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब बताइए, आप संतुष्ट हुए मेरे जवाब से? और कुछ पूछना है तो फिर बाद में भी नंबर, मोबाइल नंबर पर भी मैं घंटों बता देता हूँ। हाँ, मेरी हॉबी है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ यहाँ बैठे हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति का मार्ग करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हुमनजीत सिन्हा सर कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो, आदरणीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना सर, डॉक्टर अनंत जोशी सर,
श्री और डॉक्टर लोकेश शरण जी, डॉक्टर मनीषा और उपस्थित सारे प्यारे विद्यार्थीगण, अभी जैसा ओजस्वी भाषण आपने सुना है उसके बाद तो आप सबका खून खौल ही रहा होगा कि कितने सारी जानकारियों से हमें वंचित रखा गया था और जिस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए शायद हम वैसा अभी तक नहीं जी रहे हैं। जब मुझे सर ने आमंत्रित किया तो मैंने पूछा, सर किस विषय पे बोलना पड़ेगा अगर पहुंचा हुआ है वहाँ पर। वैसे मैं बहुत ज्ञाता तो नहीं इस विषय का। तो उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम पे बोलना है आपको। और मेरे लिए बड़ा कठिन विषय है ये, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, मैं न्यूरोलॉजिस्ट तो हूँ ही, साथ में आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ। आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ होता है जो आत्मा को केंद्र में बनाकर अपना जीवन यापन करता है। आत्मा को केंद्र बनाकर जीने का मतलब होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त प्राणियों के चेतन तत्व को, मूल तत्व को केंद्र में रखकर जीवन जीना। जो चेतन तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो सामाजिक सारी उपाधियों से, नाम रूप से परे है, उसे केंद्र बनाकर जीना। तो ऐसा जब कोई जीवन जीता है तो उसके लिए जब वो बहुत गहराई में प्रवेश कर जाता है तब उसके लिए प्रांत, प्रदेश, देश आदि की सीमाएं टूट जाती हैं और वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मैंने बहुत सारा समय अपना इसी तरीके से जिया है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में मैं भी इसी तरह की विचारधाराओं से पोषित रहा हूँ, तो मैं इसका व्यवहारिक पक्ष जानता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राष्ट्र की अवधारणा हम जैसे व्यक्तियों के लिए भी पूरी तरह से अनुपयोगी है, बल्कि राष्ट्र सबसे बड़ा लौकिक और व्यवहारिक सत्य है हमारे लिए। यह हमें समझने की आवश्यकता है और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले, कई सौ साल पहले ही ये कह दिया था कि स्वर्गादपि गरीयसी। कौन? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, मदर, जन्मभूमि, मदरलैंड, दे आर सुपीरियर इवन टू हेवन। स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, ये कह दिया था। तो ये तो समझ में आता है कि जननी जो जन्मदाती दायत्री माँ है वो हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, श्रेष्ठ है, ये तो हम सब समझते हैं। लेकिन क्या राष्ट्र, जन्मभूमि के प्रति भी हमारे मन में ऐसा भाव रहता है? अगर आपसे मैं पूछूं तो मेरा दावा है कि अधिकांश लोग, हम लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। क्या हम उतना ही महत्व दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? मुझे लगता है कि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो मनन का विषय है। जब तक उसके प्रति चिंतन नहीं होगा, वैसा वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अमूर्त तत्व है, इनटेंजिबल है। और इसके अलावा कोई और है जो हमारे लिए सरहद पर तैनात है जवान के रूप में देश की सुरक्षा के लिए। इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश की सुरक्षा तो जवान कर सकता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम जैसे प्रत्येक नागरिक को, चरित्रवान नागरिक को खड़ा होना होता है, वही सुरक्षित रख सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई नहीं है। इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल टेरेन। ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई है और यही कारण है कि हर व्यक्ति का प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता रहता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। आप सब ने मेडिकल का प्रोफेशन चुना है, तो अगर आप अपना सारा कार्य मेडिकल प्रोफेशन का, मरीजों की सेवा, ये सब ईमानदारी से करते हैं तो आप एक तरह से राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं। वो राष्ट्र प्रथम के भाव को जीने जैसा ही है, ये मेरी समझ कहती है। तो अभी हाल में देखें अगर हम, तो बहुत बारगी ये आरोप डॉक्टरों पर लगते रहते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, अनावश्यक दवाइयाँ लिख देते हैं, अनावश्यक टेस्ट कराते हैं। ऐसा वातावरण बना हुआ है, जबकि सच्चाई इसकी पूरी तरह से ऐसी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ डॉक्टर ज़रूर ऐसे हैं, अन्यथा बिना आग के धुआं उड़ता तो नहीं है, तो कहीं तो होंगे कुछ लोग ऐसे। लेकिन ब्लैक शीप हर प्रोफेशन में होते हैं, उसके आधार पर आप पूरे प्रोफेशन को आरोपित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वातावरण में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं
अपने मरीजों के प्रति अपने दायित्व को, इस मेडिकल प्रोफेशन के प्रति अपने दायित्व को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, तो आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और आपकी यह सेवा सरहद पर खड़े जवान से कतई कम नहीं है। ये बात हमें समझने जैसी है। मैं अपने प्रैक्टिस में हमेशा प्रायः देखता रहता हूँ और अनुभव करता हूँ कि राष्ट्र सेवा का हमारे मेडिकल प्रोफेशन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। यह एक सशक्त माध्यम है। जब आप वाइट कोट अप्रन पहनते हैं तो आप एक प्रकार से समाज का, राष्ट्र का दायित्व अपने कांधों पर ले लेते हैं। और जब कोई मरीज आपके पास आता है तो वो आपसे केवल ट्रीटमेंट या उपचार नहीं लेना चाह रहा है, वो आपके पास आता है एक भरोसे के लिए, एक विश्वास के लिए। इसलिए आपकी एक ईमानदार कोशिश, आपकी एक संवेदनशील बात, आपका एक सही निर्णय किसी मरीज़ के लिए उसके जीवन को बदलने वाला होता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप एक कैपेबल डॉक्टर बने, बहुत अच्छे सर्जन बने और उस माध्यम से समाज की सेवा करें, लेकिन साथ में एक चरित्रवान नागरिक बनने की दिशा में भी प्रयत्न करें। बिकॉज द डॉक्टर हील्स द बॉडी एंड समटाइम्स हील्स द माइंड एज वेल, बट अ गुड सिटीजन स्ट्रेंथन्स द नेशन, ही मेक्स द नेशन स्ट्रांग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आपके सार्वजनिक जीवन में या क्या अभी कभी व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने की स्थिति आए और आपको असमंजस हो कि मैं क्या करूं, तो आपको देखना चाहिए कि इस निर्णय में राष्ट्रहित सम्मिलित है या नहीं है। अगर उत्तर हाँ आता है तो समझना चाहिए कि ये मार्ग सही है। यही एकमात्र कसौटी है। तो इतनी ही बातें मुझे आपसे कहनी थी। आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ ऋग्वेद जी को कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? केवल धन्यवाद कहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से उपकार या सहयोग को स्वीकार करना और आभारी होना है। इसलिए आज के इस प्रेरणादायी कार्यक्रम क्रांति की गाथाएं राष्ट्र प्रथम के सफल आयोजन के उपरांत मैं अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर लोकेश कुमार शरण जी को और मुख्य अतिथि डॉक्टर HP सिन्हा जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने गरिमामय उपस्थिति और प्रेरणादायी विचारों से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई रखी। मैं हमारे पालक डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना सर और डॉक्टर आनंद जोशी सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा यह आयोजित कार्यक्रम सफल रहा। हम वीवाई अस्पताल के सभी डॉक्टरों और चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। इस आयोजन में हर संभव तरीके से उन्होंने हमें सहयोग किया। साथ ही मैं परम जीवन फाउंडेशन हॉल एवं यहाँ के समस्त स्टाफ और कर्मचारीगण से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी व्यवस्था ने हमारे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष धन्यवाद मैं हमारे अविनाश भैया जी का करना चाहूँगा, जिन्होंने स्वादिष्ट नाश्ते का व्यवस्था कर रखी है, जो कि आपको कार्यक्रम के पश्चात मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं अंत में आप सभी मेडिकल छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में सहभाग लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। और अब हम सभी लोग राष्ट्रगीत के लिए खड़े होते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे